आप चाहते हैं मुल्क में ऐसी बेयकीनी फैले, ये हुकूमत कामयाब हो गई तो फिर उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। जिसकी बुनियादी साजिशों पे रखी गई हो, इस हुकूमत को हिलाना गिराना कोई मुश्किल काम नहीं है। पाकिस्तान की बदकिस्मती है, मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को शिद्दत पसंद ग्रोहों का सहारा लेना पड़ रहा है। सबसे पहले जो है इनकी पकड़ होगी। जिस एम्बेसी में आपने मुलाकातें की हैं, पाकिस्तान को इस तरह विजिट ना करें। इमरान साहब ने फौज लगा दी है, आप दूसरों को गद्दार कहें। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। लंदन प्लान के चर्चे और गद्दारी के पर्चे, हुकूमती अपोजिशन की सियासी मार धाड़ में तेज़ी आ रही है। हुकूमती ओहदेदारों के जवाबी बयानात से ये तासुर मिल रहा है कि वो भरपूर मज़ामती जवाब देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि पुरअमन एहतजाज अपोजिशन करे, लेकिन कानून हाथ में लिया तो जेलों में डालेंगे। लेकिन इसके बरअक्स गुजरांवाला में कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर के खिलाफ जो है वो अपोजिशन की तहरीक के आगाज़ से कबल ही बगावत का मुकदमा दायर हो गया है। ये तासुर मिल रहा है कि हुकूमत ऑफेंसिव डिफेंस की तैयारी में है। तभी तो बयानात में तेज़ी आ गई है और वज़ीर आज़म के मावने ख़ुसूसी शहबाज गिल साहब ने PMLN को ललकारते हुए पूछा है कि पिछले मंगल को लंदन में उनकी किस एम्बेसी में किससे और किस वक्त मुलाकात हुई है, उन्हें सब पता है। इल्ज़ामात की नौयत संगीन होती जा रही है और हुकूमत मुसलसल ये तासुर दे रही है कि अपोजिशन और बिलखसूस PMLN किसी बड़ी आलमी साजिश या डिज़ाइन का हिस्सा बन रही है, जिसका मकसद मुल्क में इंतशार फैलाना है। दबे अल्फाज में बिरादर इस्लामी मुल्क का नाम भी लिया जा रहा है कि नवाज शरीफ उनकी शय पर रियासत मुखालिफ बयानियाँ बना रहे हैं। दूसरी जानिब अपोजिशन मौलाना की सदारत में हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए सर जोड़े हुए है। लेकिन क्या मौलाना की हार्ड लाइन में अपोजिशन का एजेंडा और इत्तेहाद कायम रहेगा? और PDM अपना हदफ क्या हासिल कर सकेगी? ये एक अहम सवाल है। अब हालात किस रुख जो है वो जाते हैं, क्या रुख इख्तियार करते हैं, और अगर दर्जा हरारत यूं ही बढ़ता रहा तो क्या हुकूमत और अपोजिशन में तसादुम का ख़तरा बढ़ जाएगा? सबसे अहम सवाल ये है कि जब वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा था कि अगर अपोजिशन कानून तोड़ेगी तो एक्शन होगा, तो फिर अभी से हुकूमत की तैयारी क्यों शुरू हो गई है? क्या हुकूमत अपोजिशन की तहरीक का दबाव महसूस करना शुरू कर रही है, शुरू कर दिया है? ये सवाल है। हमारे प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से आज हम जो डिस्कस करेंगे आपके सामने रख दिया है। हमारे साथ हैदर ज़मान कुरैशी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। कमल शोज़ब साहिबा हमें कुछ ही देर में जो है वो ज्वाइन करेंगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, बल्कि ज्वाइन कर चुकी हैं कमल साहिबा। जावेद अब्बासी साहब हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से जो है वो फ़ोन लाइन्स पर कुछ ही देर में हमारा रब्ता उनसे भी हो जाएगा। तो गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले आज ज़रा सुनवा देते हैं कि शिबली फराज साहब ने, हमारे जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने आज क्या बात की, फिर आगे चलते हैं। जो चीज़ भी इंपोर्ट होती थी, कि मुआहदे होते थे, वहाँ पे इनके लिए कमीशंस बनते थे। तो गैस और बिजली की कीमत पे कर रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे उन कमीशंस को हम पे कर रहे हैं जिसकी बुनियाद पे इन्होंने हमें महंगे कॉन्ट्रैक्ट्स में बांध दिया। ये आके भाषण देते हैं अवाम को कि जी महंगाई हो गई है, वजह तो आप ही हैं। अवाम भूखे मर रहे हो, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आप तो वहाँ पे बड़े खुशहाल बैठे हुए हैं। कमल साहबा, इसमें कोई दो आरा नहीं है कि सर्कुलर डेट अगर जो है वो बढ़ा, आपको पहले से बढ़ा हुआ मिला, वो और बात है कि आगे बढ़ता चला जा रहा है, उस पर जो है वो गिरफ्त नहीं हो रही। साथ ही साथ अगर करंट अकाउंट डेफिसिट की आप बात करें, आपको जिस हालत में मिली वो सारा हमें पता है। लेकिन उसके बाद आप IMF के पास भी गए, आपको उस ममालिक से कर्जा जात भी जो हैं वो मिले। अब अगर जो कमोडिटीज़ हैं या जो रोज़मर्रा की अशिया खुर्दनोश हैं, उनमें अगर होशरुबा इजाफा हो रहा है, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर एक हफ्ते में, ये मेरे स्टेटिस्टिक्स नहीं है, PBS के स्टेटिस्टिक्स हैं, एक हफ्ते में अगर प्याज जो है वो 12 रुपये बढ़ जाता है, टमाटर जो है वो 10 रुपये बढ़ जाता है, मुर्गी 10 रुपये, चीनी इस वक्त अगर आप देखें 100 रुपये से क्रॉस कर चुकी है। यही हाल जो है इस वक्त गंदम का, आटे का भी जो है वो नज़र आ रहा है। अगर माफियाज पे आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो उसकी वजह से भी तो आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो अजीरन हो रही है। इसमें माजी की हुकूमतों का क्या कसूर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच मारिया, आपने अच्छा सवाल किया। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में जवाब दे दूं। करंट अकाउंट डेफिसिट तो $20 बिलियन मिला, और किसी मुल्क की इकॉनमी को अगर परखना हो तो सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट देख लें या उस मुल्क की एक्सपोर्ट्स देख लें, आपको पता लग जाएगा कि आमदन कितनी है और अखराजात कितने हैं।
तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा डेफिसिट था, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब वो सरप्लस में चला गया। तो अब हमारे पास करंट अकाउंट सरप्लस है, वी डोंट हैव करंट अकाउंट डेफिसिट। और हिस्टोरिकली फर्स्ट टाइम हुआ है कि किसी हुकूमत ने 2 सालों के अंदर इसको ख़त्म करके और सरप्लस में ले आए हैं। जहाँ तक आपने महंगाई की बात की तो राइटली पॉइंट आउट किया था शिबली फराज साहब ने, क्योंकि मुख्तलिफ चीज़ों के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होते हैं। जो बिजली गैस के बारे में बात है, लेकिन अब वो सर्कुलर डेट से रिलेटेड है। सर्कुलर डेट में एक ख़ास लेवल होता है 75% को जब आप क्रॉस करना शुरू कर देते हैं, तो यानी कि यहाँ तक अगर आप डूब रहे हैं और पानी यहाँ तक आ जाए तो फिर उसमें एक स्नोबॉल इम्पैक्ट क्रिएट होता है कि वो इकट्ठा होता जाता है और बड़ी स्पीड से बढ़ता है। लेकिन उसको भी अब रीनिगोशिएट किया जा रहा है, जो इन्होंने पहले जितने भी वो किए थे ठेके किए हुए थे, लेकिन उस पर कैपेसिटी चार्जेस जो हैं वो स्टिल फिक्स किए हुए 10 साल के एग्रीमेंट्स हैं या 15 साल के एग्रीमेंट्स है, तो उस वजह से उसमें काफ़ी मसला बन रहा है। बट उस पर भी पूरी एक पॉलिसी या सारा लाहे अमल तैयार किया जा रहा है और वो जब अनाउंस होगा तो जाहिर है वो सब तक पहुंच जाएगा। जहाँ तक आपने डे टू डे की बात की, देखें मेरा खुद ताल्लुक ऐसा है कि मैं अपनी ग्रॉसरीज जो हैं वो रेगुलरली खुद करवाती हूँ, करती हूँ, और मुझे एग्जैक्टली पता होता है कि कितनी प्राइस हाइक आई है, नहीं आई है। प्राइसेस ऊपर भी जाती हैं, प्राइसेस नीचे भी आती हैं, और ये हिस्टोरिकली फर्स्ट टाइम तो नहीं हो रहा, लेकिन इसके फैक्टर्स मुख्तलिफ हैं। ये बात ठीक है कि कुछ एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन पहले एकदम से प्राइसेस कमोडिटीज़ की और डे टू डे यानी टमाटर की या प्याज की या आम खाने वाली अशिया की चीज़ें ऊपर गई। रीज़न आपके पूरे मुल्क में एक डिमांड सप्लाई का इशू आया बिकॉज ऑफ सैलाब, और जब भी मुल्क में आप उठा के देख लें सैलाब आते हैं तो आपकी सब्जियों की या दूसरी अशिया की कीमत कुछ देर के लिए उस पर स्पाइक आती है, लेकिन मार्केट उसको एडजस्ट भी करती है। अब उस पर ओवरकम कर लिया गया। अच्छी बात यह है जो आज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने अनाउंस किया, अगले 4-5 दिनों में ये सारा सेटल हो जाएगा। हाँ, टमाटर की कीमत एक टाइम पे 10 से 15 रुपए किलो भी हुई, लेकिन उस वक्त हमने कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं चलाई, जो कि हमें मेरा ख्याल है चलानी चाहिए। लेकिन हम जिम्मेदारी इस चीज़ की लेते हैं कि कीमतों में अगर ज्यादती होगी तो जाहिर है आवाम को तकलीफ होगी, उसका हमें पूरा एहसास है। लेकिन इसके साथ साथ ये बता दूं, जो आपने अपोजिशन की बात की, मेरे पास एक पूरा क्लिप पड़ा हुआ है, मैं आपसे शेयर कर दूंगी, दिल करे तो चला दीजिएगा। शायद खाकान अब्बासी साहब को इनकाउंटर कर रही हैं, आपकी कलीग ही हैं, जिसमें हेडिंग्स की, और वो हेडिंग्स भी पड़ी हुई है, क्योंकि मैं हमेशा से अपने 20 साल हो गए मेरी शादी को, मैं हमेशा अपनी ग्रोसरी खुद करती रही हूँ और मुझे एग्जैक्टली पता है कि किस जमाने में क्या रेट्स होते हैं। जब आप 140 रुपए किलो चीनी भी इस मुल्क में बिकी, यहाँ आटे की शॉर्टेज भी हुई, यहाँ पेट्रोल की भी शॉर्टेज होती रही, यहाँ पे क्या कहते हैं चिकन की या पोल्ट्री की कीमत और अंडों की कीमत में बहुत ज्यादा मुनाफा बनाया गया। लेकिन मैं उसको जस्टिफाई इसलिए नहीं करूंगी कि जो इन्होंने किया, इन्होंने वो बीज बोए कि वो सिस्टम में माफियाज को इन्होंने बख्शा भी और उनको पूरा पूरा ऑब्लाइज किया, लेकिन हम उसको कब आउट कर रहे हैं। वजह क्या है? कभी कोई इंक्वायरी कमीशन बना नहीं, बनता था तो रिपोर्ट नहीं आती थी, रिपोर्ट आ जाए तो पब्लिश नहीं होती थी, पब्लिश हो जाए तो उसका उस पर एक्शन नहीं होता था। लेकिन हमारी हुकूमत को ये कम से कम क्रेडिट मिलना चाहिए कि ये सब कुछ यहाँ हो रहा है, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपको ये सारे माफिया जो हैं जिनके सिर कुचले जाएंगे, तो ये आम डे टू डे कमोडिटीज पे इंशाल्लाह काबू पा लिया जाए। चले, आई होप सो, क्योंकि जो आप बात ये कर रही हैं टमाटर की या डेली कमोडिटीज़ की, सैलाब का, तो अब काफ़ी देर से जो है वो चीज़ ख़त्म हो गई है। ये परसों की जो है वो PBS के हैं, एक हफ्ते के अंदर बड़े। अब ज़रा मुझे इजाज़त दे दीजिए। चीनी की जहाँ तक आपने बात की, नोटिस प्राइम मिनिस्टर साहब ने लिया, तो चीनी जो उस वक्त 65 रुपये से वो बढ़ती गई, इस वक्त तकरीबन 115 रुपये पे भी लोग ख़रीदने पे मजबूर हैं। आटे की अगर बात करें तो आटे की किल्लत जो आई वो भी अगेन जहांगीर तरीन साहब हैं, उन्होंने इंपोर्ट करने की इजाज़त दी, 2 मिलियन टन फीड दिया, क्या क्या किया, यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना पड़ा आटा। दूसरी बात यह है कि अगर आप बात कर रही हैं कि जी ये सारी चीजें जो है, सर अब इजाजत दी, अब देखिए मैंने आपको इंटरप्ट बिल्कुल नहीं किया, देखिए मैंने बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया, देखिए कमल इस तरह ना करें प्लीज, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मेरी गुजारिश सुन लीजिए ना। सिर्फ आज की अगर ये खबर आप देख लीजिए, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में लगी हुई है, शहबाज राना की खबर है, आने वाले कुछ दिनों में आपको पंजाब में दूध और जो आपका ये गोश्त है इसकी प्राइसेस भी बढ़ जाएंगी। रीज़न बीइंग कि आपने कोई स्मार्ट प्रोग्राम के तहत वर्ल्ड बैंक से लोन लिया था 30 करोड़ का, और 30 करोड़ डॉलर्स का जो है वो लोन लिया था, जिसमें आपने ये कहा था कि जो दूध है और गोश्त है उसकी कीमतें जो है वो मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगी, तो आने वाले दिनों में तो वो भी हो जाएगा। माफियाज पे अगर आप काबू कर पा रहे, उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ रही हैं, इसमें आम आदमी सफ़र कर रहा है। कल मेरे ही प्रोग्राम में सीड एसोसिएशन पाकिस्तान जो है वो आए हुए थे, जिसमें उन्होंने कहा कि जी हमारी सीड जो है उसको बॉर्डर क्रॉस करने की पंजाब फूड डिपार्टमेंट इजाज़त नहीं दे रहा,
15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक जो है वो सोइंग सीजन है और काश्तकार बुरी तरह मुतासर हो रहा है, कोई पुरसे आने हाल नहीं है। फिर हमें एंड में बता दिया जाएगा जी माफियाज का काम है। तो कुछ चीज़ें हैं जिनका आप एट्रीब्यूट कर सकते हैं पिछली हुकूमतों को, हर चीज़ का मलबा वहाँ नहीं गिरता। मैं ज़रा अब्बास साहब की तरफ चलूँ। अब्बास साहब मुझे ये बताइए, अब्बास साहब साथ हमारे नहीं है, मैं कुरैश साहब की तरफ चलती हूँ। कुरैश साहब, जो शिबली फराज साहब कह रहे हैं वो तो कह रहे हैं जी सब कुछ जो ये हो रहा है ये आप लोगों का कसूर है, पिछली हुकूमतें जो हैं ये बीज बो के गई हैं और ये आगे जो है ये इसी तरह चल रहा है, इनका उसमें कसूर नहीं है, वो कह रहे हैं आप लोगों का कसूर है। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं वो क्या कहें कि हमारी हुकूमत का कसूर है? दिस इज़ व्हाट इज़ सपोज टू बी टोल्ड एंड फेड। और ये मंत्रा आपको 5 साल इनकी अगर हुकूमत रह गई, खुदा ना खास्ता, तो ये 5वें साल भी यही कहेंगे कि हम तो बहुत हम कोशिश करते रहे लेकिन माफियाज हमारे से कंट्रोल नहीं हुई। अब ये जो बातें इन्होंने गिनवाई हैं, फैक्ट्स दिए हैं, ये दे डोंट ऐड अप विद रियलिटी। 5 अप्रैल को FIA की रिपोर्ट आई, ठीक है, आज 5 अक्टूबर की शब होने लगी है, टुमारो इज 5 अक्टूबर। वो किधर गया फोरेंसिक ऑडिट? वो किधर, वो जिनको आपने स्कॉटलैंड यार्ड से ट्रफेलगर स्क्वायर में फांसी दिलवानी थी वो तो बन गए नफीस लोग, और चीनी चोर जो हैं वो बैठे हैं लंदन में, मजे से बैठे हैं। कोई कुछ हुआ? मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था ये ऑडिट मॉडिट को भूल जाएं, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जनवरी पिछले साल चले जाएं, दवाइयों का स्कैंडल हुआ, किसी को आज तक सजा हुई नहीं हुई। उसके बाद नदीम बाबर की नाक के नीचे, प्राइम मिनिस्टर के नीचे 300 अरब का टीका लग गया पेट्रोलियम लेवी की मद में और रातों रात तेल बढ़ा दिया गया। ऑयल माफिया, किसी से पूछ पड़ताल हुई? बल्कि वो इतने पावरफुल निकले कि उन्होंने मंथली रिवीजन को फोर्टनाइटली रिवीजन करवा लिया है। इस महीने से 15 रोजा कीमत होगी, यानी डबल टैक्स लगाएं अकाउंट के ऊपर। उसके बाद आटा 6.5 मिलियन टन नई प्रोक्योरमेंट में से किसान को जिबा किया 1400 रुपए मन पे, आज 2400 रुपए मन ब्लैक हो रही है गंदम, और किसान जो है वो बर्बाद अपनी जगह हुआ। और शहरों में आटा महंगा हो गया, वो भी माजी की हुकूमतों ने किया। आटा माफिया पे किसके हेड्स रोल हुए? सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, सेक्रेटरी फूड ने रिपोर्ट्स दी, कोई जवाब आया? कुछ नहीं आना। इसके अलावा आप देख लीजिए कि ये के इलेक्ट्रिक के साबका CEO और चेयरमैन को, जो के इलेक्ट्रिक लूट के खा गई, जिस के इलेक्ट्रिक का एहतसाब करना था, जिस के इलेक्ट्रिक का एग्रीमेंट इनके वुजरा कहते रहे हमें एग्रीमेंट दिखाओ, वजीर होके कह रहे थे कि हमारे पास एग्रीमेंट नहीं है, उसके साबका CEO को मुआवन खसूसी पावर का लगा दिया। यानी जहां जहां वजीर आजम अपने वुजरा से मायूस हैं वो मुआवन खसूसी लगा रहे हैं, चाहे वो इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो पावर हो, चाहे वो हेल्थ हो। इसी तरीके से आप कोई सेक्टर उठा के देख लें, लेकिन इन्होंने तो मानना नहीं है। हर जगह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के लोगों को ला रहे हैं और इस अवाम का जो बुरा हाल इन्होंने कर दिया है। महंगाई अनप्रेसिडेंटेड हो गई है और सर्कुलर डेट जिसकी ये बात कर रही है ये गलत बात कर रही है। 1100 अरब पे इनको मिला, आज 2200 अरब है और 200% बिजली के टैरिफ बढ़ाने के बाद सर्कुलर डेट इनके कंट्रोल में नहीं है। 14,000 अरब इन्होंने कर्जे नए ले लिए। ये तो कहते थे हम कंट्रोल खत्म करेंगे, 90 दिन में हम मुल्क को खड़ा करेंगे। भाई 90 दिन नहीं, अब तो 900 दिन आपको दे दें तब भी आप नहीं कर सकते, बिकॉज यू डोंट हैव द टीम, यू डोंट हैव द विजन। और आप पाकिस्तान को मकरूज कर रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी आपकी जो है वो फेलियर साबित हुई है। आप जिसके इलेक्शन जीतने की दुआएं करते थे वो कश्मीर पे काबिज हो चुका है। और एक नया मंत्रा कल परसों से शुरू हुआ है कि ऑपोजिशन जो है सीपैक को सैबोटाज करना चाहती है। यानी आसिफ जरदारी साहब जो आर्किटेक्ट हैं सीपैक के, नवाज शरीफ जिन्होंने सीपैक को आगे बढ़ाया, इनकी जमात जिन्होंने धरने दे के चाइनीज प्रेसिडेंट को 1 साल लेट किया और सीपैक डिले हुआ, वो मुखालफत की। और फिर जब ये हुकूमत में आए रजाक दाऊद की स्टेटमेंट चलाएं, इनके वुजरा की चलाएं, सीपैक मुआहदों में करप्शन है। 1-1.5 साल इन्होंने चाइनीज गवर्नमेंट को अनॉय किया, फिर जाके मिन्नतें और तरले किए। अब सीपैक चलना शुरू हुआ है। अब ये कह रहे हैं जी ऑपोजिशन इसको हर्ट करना चाहती है, बैरूनी एजेंडा है। यानी अपनी गलतियों का इदराक नहीं करना, 200 यू टर्न्स का इदराक नहीं करना, 40-50% डिवैल्यूएशन कर दी करेंसी की, करप्शन एट हाइक है। कोई यानी इनका वजीर आला जो इनका पोस्टर बॉय है वो शराब के लाइसेंस बेचता हुआ पकड़ा गया और नैब ने उसको एक बार ही बुलाया, उसके बाद वजीर आजम साहब जो हैं उन्होंने प्रेशर एक्सर्ट कर दिया है। मुझे बताएं कौन सा इनका जो है एक ऐसा विनिंग प्रोजेक्ट है, जो कोई ऐसा प्रोग्राम है या पार्लियामान को इन्होंने सुप्रीम कर दिया हो। यानी हर जगह
और इनके वज़रा हैं, उनके असासों की तफसील आती है, कोई मनी ट्रेल नहीं पूछ सकता, पापड़ वाले के सुन लिए, पिज़्ज़े वाले के किसी ने नहीं सुने, तो ये चलता रहेगा, इन्होंने कभी मानना नहीं है। और ऑपोजिशन यकीनन इनकी बैड गवर्नेंस को बेनकाब करेगी। हमारा फंडामेंटल राइट है, हम सिविल नफरमानी की तहरीक की बात नहीं करते, हम बिल जलाने या बिल ना देने की बात नहीं करते, हम पुरअमन तरीके से करेंगे एहतजाज। और यस डॉक्टर मारिया, ये 2019 नहीं है। जो हुकूमत अगर ये समझती है तो बांधे, अरेस्ट करे, डंडे मारे, जो 60 दिनों में होना है वो 30 में हो जाएगा। कुरैशी साहब, बड़ी लंबी चौड़ी आपकी जो है वो चार्जशीट आ गई है, मेरा ख्याल है कमल रिस्पॉन्ड भी करना चाह रही हैं। जी कमल। मेरा तो ख्याल था जिस तरह आपने मुझे रिस्पॉन्ड किया, इनको भी पूछेंगे और याद दिलाएंगे कि सिंध में इनकी हुकूमत है, ज़रा अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लें और इधर उधर की बातें घुमानी बंद करें। आप अपने हिस्से की उठाएं, हम अपने हिस्से की बता देंगे। 12 सालों की अपनी परफॉर्मेंस बता दें। अभी कुछ दिन पहले 1100 अरब आपको पैकेज मिला है एहसास प्रोग्राम के। 70% जो ट्रांसफर हुए, जो आप कह रहे हैं एक भी प्रोग्राम नहीं है, बहुत सारे प्रोग्राम है, वो सिंध की गरीब तरीन अवाम में गए हैं जहां कोरोना से सबसे ज्यादा तबाही मची है। क्योंकि आपके जो वो जो बॉय है ना, पोस्टर बॉय जो मुराद अली शाह साहब है, उनकी बेहुदा किस्म की पॉलिसियों की वजह से वहां बेड़ा गर्क हुआ था। जहां तक ये बातें कर रही हैं इन्फ्लेशन की, मैंने याद कराती चलूं कि पीपल्स पार्टी का जो बहुत आला दौर था ना, सुनहरी दौर, उसमें सबसे ज्यादा फूड इन्फ्लेशन 25% पे गई। और उससे पहले ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही एक दौर था जिसमें इस रिकॉर्ड इन्होंने अपने ही ब्रेक किए हैं। जहां तक ये बार बार इल्ज़ाम तराशियां करें कि जी ये अगर हुकूमत चले, हुकूमत तो ज़रूर चलेगी, लेकिन आपसे मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रही हूं कि शायद आप लोगों की याददाश्त खराब है। मैंने करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में बात की थी, मैंने सर्कुलर डेट की बात नहीं की है। मैंने करंट अकाउंट डेफिसिट को करंट अकाउंट सरप्लस में बताया। सर्कुलर डेट तो एक इशू है जिसको डील कर रही है और ये गले डाल के गई है आपकी दोनों की ब्राइट हुकूमतें। जहां तक आपने कहा कि 5 साल तक ये मंत्रा सुनाएंगे, जनाब ये तो आपके कारनामे हैं। हमने तो आपकी जो माजी की पूरी तबरे याद हैं, जो मोहतरम बिलावल कहते रहे, जो मोहतरम जरदारी कहते रहे, इन्हीं मोहतरम नवाज शरीफ और इनकी बेहतरीन ब्रिलियंट किस्म की हुकूमतों के बारे में, और जो आप लोग एक दूसरे के ऊपर स्टैटिस्टिक्स बताते रहे, कर्जों के बारे में, स्विस बैंकों के अकाउंट्स के बारे में, हम तो वही दोहरा रहे हैं। ये याद माजी अजाब है यारब, मेरे ख्याल में वो भूल गए आप भी, हाफजा सबका ही खत्म हो गया। ये मंत्रे आप लोगों के दिए में इस हुकूमत को के। और क्या आप लोगों से मैं सिर्फ इतना सवाल करती हूँ कि उस वक्त जो आप एक दूसरे पे इल्जाम तराशियां करते थे, क्या वो आवाम की आंखों में धूल झोंकी जाती थी या उसमें कोई हकीकत थी, कोई इतनी सी भी सच्चाई थी कि आप उस वक्त क्या बताया करते थे? नवाज शरीफ फरमाया करते थे नहीं, जोश खिताबत कितने अरसा हो सकता है? 5 साल तो नहीं होता, 10 साल तो नहीं होता, 20 साल तो नहीं होता। मुझे बताइए मारिया, जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई है, सागदार की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उठाई है 2013 से लेके ऑनवर्ड्स, हर दिन उन्होंने ये बताया कि पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क की इकोनॉमी का सत्यानाश किया, इस मुल्क में हमें उन्होंने करंट अकाउंट डेफिसिट दिया, उन्होंने हमारा बेड़ा गर्क किया, एनर्जी क्राइसिस इनकी वजह से है, गैस का क्राइसिस इनकी वजह से है, और हमें हर तरह की, जिसको कहते हैं कि उस वक्त जो आपकी डॉलर का इशू, पेट्रोलियम के मसाइल, सब इनकी वजह। 2010 की स्टेटमेंट्स उठा के देखिए, चीनी जब 140 रुपए हुई है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सारा इल्जाम उस वक्त मुस्लिम लीग नवाज पे डाला। कौन सा ब्राइट ये जो माजी है जो ये याद करा रहे हैं कि जी माजी तो बिल्कुल आपसे इनहेरिट किया है, माजी हम तो बिल्कुल ब्राइट नहीं कर रहे हैं और इसको लेकर आ रहे हैं। लेकिन कमल साहिबा मसला ये है ना, माजी और एक और मारिया, एक सिर्फ आटे के क्राइसिस का इनसे सवाल पूछे, 20 टन गंदम जो है 20 बिलियन जो इसकी कहाँ गई है? बाय द वे इतना बता दूं कि गंदम के लिए हुकूमत इंपोर्ट खोल रही है। ये जो क्राइसिस का भी इनको इशू हो रहा है ना, इशू ये खत्म हो जाएगा। ये जिन्होंने होर्डिंग की हुई है, मेरी आपसे गुजारिश ये है कि मैंने कुरैशी साहब एक सेकंड, कल ही मेरे पास सीड एसोसिएशन वाले लोग आए थे पंजाब में, ज़रा देखिए कि वहाँ क्या हो रहा है। और जो अभी वर्ल्ड बैंक का जो कर्जे वाला इशू है, जो मार्केट फोर्सेस गोश्त की और दूध की कीमतें डिसाइड करेंगी, वो भी देख लीजिए। और जो ये क्राइसिस आने वाला है, क्योंकि पंजाब फूड डिपार्टमेंट मूव नहीं करने दे रहा सीड को दूसरे सूबों में, अपनी पूरी होने के बावजूद, अपनी जो रिक्वायरमेंट है पूरे होने के बावजूद, एक वहाँ पे जो उन्होंने अपनी एक करप्शन जारी की हुई है, जो अपना ये असर और रसूख जानबूझकर जो है वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑब्वियसली फॉर नेफेरियस डिजाइंस। क्यों नहीं वो करने दे रहे, वो देख लें। लेकिन माजरत के साथ मैंने एक सारा आपको कहा,
करंट अकाउंट डेफिसिट, आप बात सही कर रही हैं। अगर आप सर्कुलर डेट की बात करें, आप सही कह रही हैं, लेकिन मैंने फिर भी ये कहा कि आप लोगों ने बढ़ाया भी। आप लोग वोट यही इसी चीज़ों पे लेके आए थे ना। इस वक्त अगर देख लें, अगर पिछले 2018 से अब तक चीनी की प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो ये तो नहीं कह सकते कि पीपल्स पार्टी का कसूर है। या आटे का क्राइसिस आया तो ये तो नहीं कह सकते इनका कसूर है। या अद्वियात जो हैं, ये अब कई अद्वियात 400% भी बढ़ चुकी हैं, वो इनको तो नहीं हम कह सकते, इनको तो नहीं हम कह सकते। 600% गैस। और उसके बाद ये जो परसों काम हुआ है, ये देखिए, ये तो कमाल है। वैसे इनकी अजमत को सलाम है, हम यही कह सकते हैं। और $2.5 मिलियन के लोन के लिए पंजाब में जो है मिल्क को डीरेगुलेट करने लगे हैं, यानी दूध भी 200 रुपए किलो तक बिक जाएगा, चिकन भी बिकेगी। और अजीब किस्म की पॉलिसीज हैं। और फीड माफिया को, फीड मिलर्स को जो 2 मिलियन टन गंदम दे दी, और ECC ने दी, और असद उमर ने उसकी इजाजत दी, वो एक नया स्कैंडल है। तो ये बातें करनी बड़ी आसान है। और ये जो इन्होंने हमारी बदगुमानियां गिनवाई हैं, इसके बावजूद हमने $25.5 अरब की एक्सपोर्ट दी पाकिस्तान को 2012 में। द एंडिंग ईयर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट, अभी तक इतनी एक्सपोर्ट नहीं आई। 70 लाख जॉब्स हमने नई क्रिएट की डिस्पाइट 2 फ्लड्स एंड वॉर ऑन टेरर। हमने GSP प्लस दिया, और हम 11.5% पे मिडिल क्लास थे, और इन्होंने मिडिल क्लास पाकिस्तान की 20% से 7% पे ले आए। ये है इनका खुशहाल पाकिस्तान। अपनी गलती यकीनन इन्होंने नहीं माननी। सिंध में हम जो मर्जी कर रहे हैं, विफाक में तो आप कर रहे हैं ना। चले, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है कुरैशी साहब, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जो गहमा गहमी आ रही है सियासत में, बयानात जो ज़्यादा जिनमें जो है वो एक आपको नज़र आ रहा है शिद्दत आ रही है, उस पर भी बात करेंगे। जो गद्दारी के फतवे हैं उन पर भी बात होगी राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अपोजिशन से अब जो इस वक्त सवाल हो रहा है वो जो उनकी APC के बाद जो उन्होंने PDM की मूवमेंट जो स्टार्ट की, उसके बाद ये जलसों का बाकायदा जो है वो अनाउंस हुआ। और 11 अक्टूबर को क्वेटा का जलसा था, लेकिन अब ये पता चल रहा है कि 11 अक्टूबर नहीं, वो 18 अक्टूबर को जो है वो होगा। तो कुरैशी साहब से पहले ज़रा ये पूछ लूँ, कुरैशी साहब ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है वो इस पे चहमगोइयाँ हो रही थी कि आप और PMLN एक पेज पे नहीं है। PMLN के कुछ ट्रस्ट इश्यूज भी हैं, जिसका जो है मेरा ख्याल है अक्कासी जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट हुई, गो कि उन्होंने अपोलोजाइज कर लिया। लेकिन अब इसको बहुत ज़्यादा जो है वो तशवीश की नज़र से देखा जा रहा है। आपका जो ये जलसा मुलतवी हुआ है, ज़रा इसका बताएंगे 18 को जो हो रहा है अभी? डॉक्टर मारिया, देखिए, ये जो स्टीयरिंग कमेटी है PDM की, वो मिलती है और वो लॉजिस्टिक्स एंड उसको तय करती है। JUI का एक जलसा 25 अक्टूबर को हो रहा था क्वेटा में, और ये एक जलसा तय हुआ था 11 को। तो स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में मशावरत हुई और इस बात पर इत्तफाक हुआ कि 18 अक्टूबर चूज़ की जाए, क्योंकि आपको पता है कि सानिया कारसाज हुआ था तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत 18 को हमेशा एक जलसा करती है। तो हमने फिर उनको ये कहा कि आप ये एक डेट पे कन्वीन कर लें। तो और उसके अलावा और भी कुछ अवामिल थे जो डिस्कशन में आए। तो ये डेट्स एडजस्ट होती रहती हैं, इससे नहीं आपको तशवीश होनी चाहिए। हाँ, ये एक कोशिश बड़ी संजीदा की जा रही है। जिस दिन से PDM बनी, चार्टर ऑफ पाकिस्तान लिखा गया कि ऑपोजिशन को डिवाइडेड दिखाया जाए, ये आप मंत्रा जनवरी तक सुनेंगे। सारे के सारे वजीर, मुशीर, इनको हुकूमत का कोई अब काम का फिक्र नहीं है। वजीर आजम भी 2-2 घंटे करते हैं, तो ये करते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। लेकिन आप देखिएगा कि कोई डाइवर्जेंस नहीं है। हम जिन इश्यूज पे हमारा जो है इत्तफाक हुआ है, और ये पाकिस्तान में हुआ है, आवाम के सामने हुआ है, कैमरे की आंख के सामने हुआ है, ये किसी लंदन प्लान की तरह नहीं है जो जिसकी वो वजाहत नहीं करते थे इमरान खान साहब, और जिनको मिलते थे जाकर छुप कर मिलते थे, ताहिर कादरी साहब को मिलते थे और लोगों को मिलते थे। तो ये इस बात को छोड़ें। हाँ, जिनको आपने कहा था आप चपरासी नहीं रखेंगे, उनको आपने रेलवे का वजीर बनवा दिया। जिनको आपने कहा था माजरत के साथ कुरैशी साहब माजरत के साथ मेरा ख्याल है, अगर आप दोनों साइडों के, अपनी पार्टी के और PMLN के लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड बात करें,
तो ट्रस्ट डेफिसिट तो बहुत ज़्यादा है, कन्वर्जेंस कहीं नज़र नहीं आती। PMLN कैंप जो है वो उससे ज़्यादा मौलाना साहब पे रिलाई कर रहा है, आप पे नहीं कर रहा, बिकॉज द स्टेक्स आर वेरी डिफरेंट, लेट्स फेस इट। और ये कोई इस तरह का मुआहदा नहीं है जो कि माजी में नहीं हुआ। अमल है, नहीं, ने मौलाना पे राय करना शुरू कर दिया है। चार्टर ऑफ डिमांड सर, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी सर, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इस मुल्क में पहले भी साइन हुए हैं, फिर उसके बाद हमने गवर्नर राज भी देखे, हमने मेमो गेट भी देखा, हमने बलूचिस्तान की हुकूमत के साथ जो हुआ वो भी देखा, वगैरह वगैरह। सो आई एम सॉरी, इस वक्त आपको अवाम जो है ना आपकी इस बात को बाय करने को तैयार नहीं है, और जो PMLN की तरफ से बातें हो रही हैं वो आपकी तरफ से उस तरह नहीं है, तो ये तो ये सवाल होता रहेगा। आप देखिए, डॉक्टर मारिया, ये बातें सेकंड टियर लीडरशिप की मैटर नहीं करती। आपको देखना है कि सेकंड टियर नहीं है, लीडरशिप है क्या वो नहीं, सेकंड टियर लीडरशिप नहीं मैटर करती। नहीं है second tier leadership is on the same page. It is not the second tier leadership. It is not the second tier leadership that I'm talking about. I'm not talking about ख्वाजा आसिफ। मैं वैसे बात कर रही हूँ ऑफ द रिकॉर्ड जिन लोगों से बात हुई, सेकंड टियर लीडरशिप नहीं है। चलिए उसको छोड़े सर, आगे चलते हैं। आप ये देखिए, मेरी बात सुने, लेट मी ट्राई एंड आंसर योर क्वेश्चन फर्स्ट। देखिए, जो पिछली बारी हुआ 2019 में, मौलाना साहब जो एक्सपेक्टेशन थी PML नवाज से शायद वो पूरी नहीं हुई, लेकिन पीपल्स पार्टी ने पूरा साथ दिया और पीपल्स पार्टी ने वाजे कर दिया कि ये हमारी लाइंस हैं, हमने रिलीजियस कार्ड नहीं खेलना, हमने वो काम नहीं करना जो हमारी आइडियोलॉजी और हमारी स्टेटेड पोजीशन के खिलाफ है। लेकिन एहतजाज, लॉन्ग मार्चेस, असेंबलियों से एहतजाज, स्ट्रीट्स पे एहतजाज, हर वो आईनी और कानूनी फोरम जो है उसका हम इस्तेमाल करेंगे और भरपूर इस्तेमाल करेंगे। और मैं समझता हूं कि ऑपोजिशन बिल्कुल मुत्तहिद है और ये बयानिया बनता रहेगा। तो ठीक है सर, फिर आज इसका मतलब कि आज आप जो नारे लग रहे हैं, जाग पंजाबी जाग, उसके साथ आप खड़े हैं। माजी में आपको ये बहुत बुरा लगता था, लेकिन आज आप इसके साथ खड़े हैं, आज आपको इसमें लसानियत की बू नहीं आ रही है, आप कह रहे हैं ठीक है। नहीं, मेरी बात सुने, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, पंजाबी सिंधी तो पहले ही जाग रहा था, ठीक है, पख्तून भी जाग रहा था, बलोच भी जाग रहा था, लेकिन उन सबको कहा गया कि आप गद्दार हैं। ये हर दिहाई में होता हुआ, ये पहली बार ही हुआ है कि किसी पंजाबी को गद्दार कहा है और पंजाबियों ने कहा है। तो ये एक बड़ी एक पैराडाइम शिफ्ट है। जी सर, तो जमहूरियत की शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करना पंजाब की इज्जत पे जो है वो हाथ डालना है। सर, शहबाज शरीफ साहब सिर्फ पंजाब के जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं, पूरी पाकिस्तान को वो रिप्रेजेंट करते हैं। सो अगर आज आपको उसको लसानियत नहीं नजर आ रही, चलें ठीक है, आई लीव इट टू यू। माजी में जो है वो आप ही कहा करते थे ये क्या नारा है, खैर लेट्स लीव इट। माजी के साथ, माजरत के साथ, हम माजी में जा रहे हैं। 90 की दिहाई वापस मुझे इस मुल्क में जो है नजर आ रही है, गंदी सियासत जो 90 की थी वापस नजर आ रही है। अच्छा, कमल साहबा की तरफ चलती हूँ। कमल साहबा, आज शहबाज गिल साहब ने एक जो स्टेटमेंट दी है, अगर मैं वो सुनवा दूं आपको। प्रोड्यूसर जरा शेख रशीद साहब की पहले स्टेटमेंट सुनवाइए, फिर जरा शहबाज गिल साहब की जो है स्टेटमेंट वो भी सुनवा दीजिए। मरियम साहबा, मैं हमेशा एहतराम से उनका नाम लेता हूं। उन्होंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 हमले मुझ पर किए हैं। मैं उनको फाइनल वार्निंग देना चाहता हूं। मैं ऐसी खबरें इस मुल्क से निकाल सकता हूं कि जमीन और आसमान के कलाबे मिल जाएंगे, सियासी जल्जला आ जाएगा। मरियम साहबा, Still I respect because you are lady। 1 साल तक आप और 10 महीने तक मरियम साहबा खामोश रहे क्योंकि आप बारगेन कर रहे थे। मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूं कि ये बारगेन कर रहे थे और मेरे इस्लामी दोस्तों के साथ बारगेन कर रहे थे। पिछले मंगल वाले दिन जिस एम्बेसी में लंदन में जाके आपने मुलाकातें की हैं, जितने बजे की हैं, हमें सब पता है। ना करें, पाकिस्तान को इस तरह बेइज्जत ना करें। अच्छा, मोहम्मद जुबैर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। जुबैर साहब, इसके साथ साथ अभी जो आपने सुनी शेख रशीद साहब की जो बात कर रहे हैं इस्लामी भाइयों के, इस्लामी ममालिक के, साथ साथ गिल साहब जो हैं वो कोई और बात कर रहे हैं। गिल साहब की ट्वीट भी आई है जी, खोकर पैलेस में कोई इंडियन के साथ जो है वो मुलाकात हुई। सर, क्या ये बातें हो रही हैं? ये देखें, एक तो बड़ा सिंपल सा मशवरा मुझे शेख रशीद को भी, 50 साल हो गए पॉलिटिक्स करते। पॉलिटिक्स क्यों नहीं करते? डरते क्यों हैं? खुल के पॉलिटिक्स करें। ये कौन सा तरीका होता है कि ये इंडिया और मैं अगर मरियम नवाज के बारे में बता दूंगा तो क़यामत में कहेगी, वो पॉलिटिक्स का तरीका होता है? मतलब हम इमरान खान के राइवल है ना। हम इमरान खान की क्या करते हैं? उसकी पॉलिसीज की बुराई करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस की बुराई करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, तबाह की करते हैं। कभी हमने कोई इंडियन कार्ड प्ले किया है? कभी हमने पेट्रोटिज्म पर सवाल उठाया है?
कि जी शेख रशीद पैट्रियोटिक नहीं है, वो किससे मिलते हैं किससे नहीं मिलते हैं। दूसरी बात ये है कि खोकर पैलेस में हुई है, ठीक है मान लिया, अगर खोकर पैलेस में मुलाकात हुई है मरियम नवाज की इंडियंस के साथ, तो शहबाज गिल साहब या शेख रशीद साहब ये बताते कि वो जो 10-11 इंडियंस आए थे उसको वीजा किसने दिया था? उसको इनकी हुकूमत ने वीजा दिया था ना। किस लिए आ रहे थे वो? बिजनेसमैन आते हैं तो उसको मुसीबत होती है इंडिया से, मेरे पर्सनल नॉलेज में उसके लिए मुसीबत होती है। दूसरी बात ये होती है कि जितने वीजे दिए जाते हैं एजेंसीज क्लियर करती हैं। तो वो ये जो 10-11 आए थे मिलने के लिए मरियम नवाज को, वो क्या कह के आए थे? और हमारी एजेंसीज क्या सो रही थी कि जो उनको वीजा दे दिया? वैलिड पॉइंट। तीसरी चीज ये है कि वो जो आए थे उनके नाम बताते हैं, कहाँ ठहरे थे, कितने दिन रहे थे, बड़े सिंपल सा है। तो छुप छुपा के क्या मतलब? आपने वीजा खुल के दिया, आपने एजेंसीज ने आपकी अप्रूव कर दिया और आगे वो, मतलब ये हुकूमत है क्या है? मस्त चीनी की प्राइस बढ़ जाती तो ये कहते हैं माफिया नहीं करती, गंदम नहीं मिलती तो ये कहते हैं माफिया ने खिंचवा दिया, पेट्रोल नहीं मिलता तो ये कहते हैं माफिया है। अभी कह रहे हैं कि इंडियंस आ गए पाकिस्तान में और अंडर कवर एजेंट, मतलब नॉर्मल लोग नहीं आए, अंडर कवर एजेंट्स आए पाकिस्तान में, और पूरे पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, इंटेलिजेंस एजेंसी, किसी को पता ही नहीं चला। किसको पता चला? शहबाज गिल और शेख रशीद को। तो हमें सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बता दें, ये सारी चीजों का सवाल का जवाब बता दें, ये ना करें। और दूसरी बात ये है कि क्या इमरान खान को भी चाहिए? इमरान खान ने भी इंटरव्यू में कहा था कि हमें पता है इंडियन कनेक्शन। भाई क्या इंडियन कनेक्शन? यू प्लीज 1947 से लेके हमने फातिमा जिन्ना से लेके और पता नहीं किस किस को गद्दारी का कहाँ से आता है? Why do I have to produce a certificate of patriotism for शेख रशीद? Agreed. मैं उससे ज्यादा पैट्रियोटिक हूँ। तो डिबेट करनी है, आप पॉलिटिक्स खेलें यार। आप क्यों डर गए? आपकी टांगे काम की। दैट मीन्स यू हैव बीन रैटल्ड कि जो होने जा रहा है अवाम में और जो मूवमेंट का आगाज अभी हुआ नहीं है, सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है, तो आगे जाके ये क्या करेंगे? ठीक, मुझे ज़रा कमल साहब से इसका जो है वो जवाब लेने दीजिए। कमल साहब, जुबैर साहब हैज़ रेज़ सम वेरी वैलिड पॉइंट्स। जो इंडियन कनेक्शन की बात है वो आपने उनका तो सुन ही ली, लेकिन साथ साथ ये बता दीजिए कि अगर आपके पास इतनी कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन है कि वहाँ पे भी, इंग्लैंड में भी, किस एम्बेसी में किससे किस दिन किस टाइम पे मुलाकात हुई, प्लस ये खोकर पैलेस वाली, तो फिर आप इसको छुपा क्यों रहे हैं? फिर तो आपको जो है इस पे बताना चाहिए, ओपनली आके बताएं। इंतजार किस चीज़ का है? मारिया, पहले तो मैं हैदर जमान साहब ने काफ़ी लंबी स्पीच की और काफ़ी हर चीज़ का उन्होंने जो ज़िम्मेदार है वो प्रेजेंट गवर्नमेंट को ठहराया। मुझे अगर आप 1 मिनट दें मैं उनको ज़रा रिस्पॉन्ड कर दूं और उसके बाद मैं ज़ुबैर साहब की बात पे आ जाती हूँ। देखिए जी, इन्होंने काफ़ी लंबी हिस्ट्री बताई कि जी हम जो करने जा रहे हैं अब ये सारा जो है हुकूमत को एक एजेंडा मिला हुआ है। सॉरी, हुकूमत को कोई एजेंडा नहीं मिला हुआ। और दूसरा, ख्वाजा आसफ इनके कोई सेकंड टियर की लीडर नहीं है। वो पार्लियामेंट में जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब नहीं थे तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का वो रोल प्ले करते रहे। और अगर उन्होंने कोई स्टेटमेंट दी है जरदारी साहब के बारे में तो उसकी वो मैटर रखती है और वो ये भी बताती है कि आपके अपने अंदर की जो दराड़ें हैं वो अभी तक भरी नहीं है और ना भर सकती हैं, क्योंकि 30-30 साल आपने जिस किस्म की सियासत की है वो इनग्रेन्ड है, वो रच बस गई है। बिलावल बहुत नए हैं सियासत में, उनकी फ़र्क तरह की सियासत चल रही होगी, लेकिन जरदारी साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, ये एक ही तरह से परवान चढ़े। और जो सियासत हमने अपने बचपन से अब तक देखी है वो आपने सही राइटली पॉइंट आउट किया है कि 90s की दिहाई के बाद से लेके जो लास्ट इनकी हुकूमत ख़त्म हुई है उस वक्त तक मरियम नवाज साहिबा खड़ी होकर नारे लगाती थी कि इमरान जरदारी भाई भाई, ये एक कॉइन के 2 सूरतें हैं, इधर जरदारी को वोट डालोगे तो खिलाड़ी को जाएगा, खिलाड़ी को तो जरदारी को। थी अभी की रिसेंट बातें हैं, 2018 के इलेक्शन से पहले ये कैंपेन्स चल रही थी। आप कौन सी बातें हमें याद करा रही हैं? दूसरी बात, आपने ठीक इनको याद कराया था कि ये अभी जिस तरह कैमरों पे इन्होंने बातें की इसी तरह सारी बातें कैमरे के सामने ही हुई हैं। बलूचिस्तान की हुकूमत तो चलो 2018 के इलेक्शन से पहले, तो सेनेट में क्या हुआ है अभी, आप लोगों ने क्या निकाला और उसमें से क्या निकला है? तो ये बातें हमें ना याद कराएं। मौलाना का रेंटेड धरना जिस तरीके से फ्लॉप हुआ उसमें आप लोगों का क्योंकि एक एजेंडा नहीं था और अब भी नहीं होगा। मौलाना ने अभी भी आपको प्रपोज किया है कि आप असेंबलियों से रिजाइन करें। अगर है ना दिल में कोई डर नहीं है और आप लोग इतने मुत्तहिद है तो बिस्मिल्लाह करें सिंध असेंबली से। अब जहाँ तक इन्होंने जी इंडियन उसका कहा और पैट्रियोटिज्म का काम है, जुबैर साहब की पैट्रियोटिज्म पे कोई शक नहीं करती।
और मैं इनको समझ, हर बंदे का अपना एक मिजाज होता है, लेकिन जहाँ तक मरियम बीबी और नवाज शरीफ साहब की सियासत है, उन्होंने बड़ा, जिस वक्त ये शहबाज शरीफ साहब अंदर गए हैं आज थोड़े दिनों पहले, तो उन्होंने कहा जी ये मफामत की सियासत करते हैं, जबकि मैं और मेरे वालिद हम बिल्कुल मफामत की सियासत नहीं करते हैं। आप जब स्टेट के इदारों के खिलाफ वही बयानियाँ रखेंगे जो आपके दुश्मन का बयानिया है, तो फिर सवाल भी उठेंगे और कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन भी आएगी। रीज़न क्या है? आपकी हमेशा हुकूमत होती रही, 3-3 दफ़ा तो माजी में आप हुकूमतें करते रहे, आप अपने आप को हुक्मरान ख़ानदान कहते रहे, लेकिन क्या वजह है कि स्टेट के इदारे और फौज जिसके कंधों पे चढ़ के पहले 90s की दिहाई में तशरीफ भी लाए नवाज शरीफ साहब, जबकि उनकी मुस्लिम लीग नून उस वक्त एग्जिस्ट भी नहीं करती थी जब वो बैठते थे वजारतों में, और उसके बाद उन्होंने IJI तोड़ के और उसके बाद अपनी ये मुस्लिम लीग नून खड़ी की थी जिसे वो कायदे आज़म से जाके मिला देते हैं। तो क्या वजह है कि फिर आपकी उनसे लड़ाई होती रही? रीज़न है आपकी करप्शन, क्योंकि आपके जो इदारे हैं इंटेलिजेंस और इनके वालिद साहब फौज में रहे, मेरे वालिद की तरह ये अच्छी तरह बता दीजिए। एक मिनट मारिया, नहीं मारिया प्लीज मुझे 1 मिनट, नहीं मैं नहीं बता सकती, मैं नहीं बता सकती क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। नाम वो बताएंगे जिन्होंने इनको चैलेंज किया है और यकीनन बताएंगे। मुझे सिर्फ मेरा आर्ग्यूमेंट कंप्लीट करने दे। हमारी जो एजेंसीज हैं और स्पेसिफिकली ISI, वो दुनिया की मानी हुई एजेंसी है और इनकी करप्शन के वो भेद जो है वो पाताल से भी निकाल के ले आते। इस वजह से इनकी उनसे हमेशा क्लैश रहा है और इनको उनसे तकलीफ भी होती रही है। और जो आपके पड़ोसी मुल्क में शादियाने बजते रहे हैं, वो टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स जो है वो बड़े तरीके से बता रहे हैं कि हम माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं। जहाँ तक बात इन्होंने की कि जी ये बहुत बड़ी तहरीक है और उसकी वजह से अभी से लर्जा तारी हुआ है, ये जो चेह गुरेरा के बाद ऐसी तहरीक मैंने नहीं जिंदगी में देखी। वाकई बहुत हमें लर्जा तारी हुआ है, जिसमें मियाँ साहब लंदन से बैठ के, उनके बच्चे लंदन में बैठेंगे, उनके समधी भी वहीं से खड़े होके यहाँ आने के लिए वो बीमार हैं, और उनके वो अली इमरान साहब भी वहीं से, और एक और मोहतरम भी पीछे खड़े हुए होते हैं जो अभी रिसेंटली एक ये अरशद साहब की जो वो थी वीडियोस, उसमें वो रिक्वायर्ड थे। तो ये सारे लोग वहां से खड़े होके जी, वो वहां से खड़े होके यहाँ आवाम को कहेंगे कि हम तो यहाँ बैठे हैं एवनफील्ड अपार्टमेंट्स, इसका मतलब कमल साहिबा ये रेटरिक है आपकी तरफ से, रेटरिक है। हम बैठेंगे लंदन में, हम एंजॉय करेंगे लंदन में, हमारे बच्चे एंजॉय करेंगे लंदन में, और आप घरों से बाहर निकलिए। चलिए ठीक है, जुबैर साहब, इस किस्म की ना सियासत देखी है ना इस किस्म की हमने तहरीकें देखी हैं। चले मेरा ख्याल है, लेकिन इससे ये बात आया हो गई जुबैर साहब की रेटरिक है। जी 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 जुबैर साहब, सही देखिए आपने सवाल जो मेरे से पूछे थे ना, वो आपको वो पूछने चाहिए कि आप नाम का तो मैं बात करूं, नाम इज इररेलेवेंट। पहली बात तो ये है कि उनको वीजे किसने दिए थे, हमारी एजेंसी सो रही थी। ये तो मैंने कह दिया, आपके सवाल एज इट इज रखवाए ना वहाँ पे, मैंने कहा सुन लिया आपने, सही सवाल है। सो लेट मी जस्ट कंप्लीट बिफोर आई गो ऑफ, लेट मी जस्ट कंप्लीट। इनके पास कोई जवाब नहीं है ना। मैं एक सवाल पूछना चाह रही हूँ, जब पहले सजन जंदाल साहब कमल साहब जरा प्लीज इजाजत दीजिए, को कानो कान खबर नहीं हुई, कमल साहब इजाजत दीजिए ना, बात करके गए कमल साहब इजाजत दीजिए। एक सेकंड मैं सिर्फ कंप्लीट कर दूं, वो इतना इमोशनल ना हो, मुझे पता है आप काफी परेशान हैं। पॉइंट ये मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आज जो इल्जाम लगाया या कल जो इल्जाम लगाया था उसका हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, और उसको रिस्पॉन्स करने में हम इनको झूठा जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि ये तो नहीं कह सकते कि हमारी एजेंसी सो रही थी और वीजा इशू हो गए, और ये तो नहीं कह सकते कि वीजे इन्होंने जारी नहीं किया बगैर वीजा के 1 दिन आके 11। ये तो नहीं कह सकते कि इनको नाम ही नहीं पता जो मिले थे, ये तो नहीं कह सकते कि इनको पता नहीं कि वो रहे कहाँ थे। अगर स्टेट ऑफ पाकिस्तान को और पाकिस्तान की मिलिट्री ऑपरेटर्स को और इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये सब नहीं पता, तो वी आर वेरी अनकंफर्टेबल, नॉट बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक सिचुएशन, बट दिस पॉइंट्स आउट टू अ सीरियस नेग्लिजेंस। अगर ये है जो जाहिर सी बात है कल को इसका मतलब कोई भी आ जाएगा। तो ये जो डिबेट को इधर उधर ना फैलाएं। क्वेश्चन जो था, जो स्पेसिफिक क्वेश्चन था जो शेख रशीद ने या शहबाज ने का, उसका हम सिंपल सा क्वेश्चन ही कर रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि भाई आप प्लीज हमारे से, आप बिल्कुल क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि जी नवाज शरीफ लंदन में बैठे हैं और वो वहां से बैठ के क्यों कर रहे हैं, कि दिस इज पॉलिटिक्स एंड वी आर रेडी टू डिस्कस, और उनका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। लेट्स नॉट ब्रिंग पेट्रोटिज्म। और मैं लास्ट में एक चीज कहती हूँ कि जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है हमें बहुत फख्र है उस पर, लेकिन अगर
किसी चैनल को में इतनी हिम्मत है कि वो इमरान खान के वो बयानात सुना दे जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में इमरान खान साहब कहते रहे हैं, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, सिटिंग इन इंडिया, जो कहते रहे हैं, कोई चैनल नहीं चलाएगा। हालांकि इतना मटीरियल है कि शेख मुजीबुर रहमान भी शर्मा जाएं जितना इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की फौज को के बारे में कहा है कि ये जेनोसाइड में इन्वॉल्व है, ये बमबारी करते हैं, F-16 से बमबारी करते हैं। We have all those records, and by the way, we are going to come up with it very soon to dismantle this argument कि जी हमने तो ये कहा है कि हम आइन की हुक्मरानी की बात कर रहे हैं, हमने और क्या कहा है? हमने कहा सिविलियन सुप्रीमेसी होनी चाहिए। इसका मतलब ये कहाँ से आ गया कि जी अगर इलेक्टोरल प्रोसेस में जिसका काम ही नहीं है और वो आके अगर इलेक्टोरल प्रोसेस को रिग करेगा और हम बोले भी ना, आरटीआई सिस्टम बैठ जाए, हम बोले भी ना, तो उसका आप जवाब देना स्पेसिफिकली। ये क्या आप उसका सहारा लेते कि जी हम अटैक कर रहे हैं? हमने तो अटैक नहीं किया। मेरा ख्याल इट्स हाई टाइम कि वी मूव फॉरवर्ड और जो वाकई इश्यूज हैं उन पर बात की जाए, बजाय इसके किसी पे सैबोटाज हो रहा है, इंडियन एजेंट है, बिकॉज ये माजी की सियासत 90 की सियासत में जो है दोबारा जा रहे हैं, उससे निकलना कुछ नहीं है। जी कुरैशी साहब, आप भी कुछ ऐड करना चाह रहे थे, आपकी तरफ आती हूँ। डॉक्टर साहबा देखिए, टिकटॉक गिल के बयानात को हम बहुत संजीदा लेते हैं। मुझे ये बताइए कि आज तक उन्होंने ये बताया है कि वो कायदे आज़म यूनिवर्सिटी से और इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से एज असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो क्यों निकाले गए? वो इस वजह का बता दें। मरीम नवाज या नवाज शरीफ या कोई और सियासतदान किसको मिलता है, किससे मिलता है, वो तो बहुत दूर की बात है। ये मैं आपके प्रोग्राम में उसको खुला चैलेंज कर रहा हूँ, अभी लाइन पे ले लें, बता दें सिंपल कि उसको क्यों निकाला गया। मेरा ख्याल हम पर्सनल इश्यूज पे नहीं जाते सर। नहीं, मैं पर्सनल इश्यूज की बात नहीं कर रहा ना, ये तो प्रोफेशनल इशू है उनका। वो डॉक्टर हैं, वो पीएचडी हैं, वो किस वजह से हैं? लोगों को तशनगी है और वो आजकल बहुत बड़े तर्जुमान हैं। उसके बाद शेख रशीद साहब जो हैं, उनको ये जेब नहीं देता कि वो पेशीन गोइयां किया करें। जितनी उनकी उम्र हो गई है, उनको रेलवे पे तवज्जो देनी चाहिए, जिसमें से 125 हादसे हो चुके हैं, खसारे बढ़ चुके हैं। और ये कह देना कि जी ऑपोजिशन ये कर रही है और वो कर रही है, और मैं जुबैर साहब की बात से इत्तफाक करता हूं कि वो नरेंद्र मोदी जिसके जीतने की दुआ करते थे और जिसको बाद में मिस कॉलिंग करते थे और वो इनकी बात नहीं सुनता, और जो जब नवाज शरीफ वजीर आजम था, इंडिया में किस तरह लॉबिंग करके मोदी से मिलने की कोशिशें करते थे, आज अजीब बयानियां है। दे शुड बी एन एंड टू दिस। और मुझे लगता है कि पीटीआई की हुकूमत, वजीर आजम, तर्जुमान, इनके सब लोग जो हैं, सिवाय इंडियन मीडिया और इंडियन अखबार के, ये पाकिस्तानी अखबार तो पढ़ते ही नहीं और टीवी भी नहीं देखते। और ये इस चीज से भाई वो आपकी कब तारीफ करेंगे या आपकी बुराई करेंगे, इससे आपको क्या करना है? आपको तो अपना काम करना है। आप अगर इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे, अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी, अगर आपकी सिविलियन सुप्रीमेसी होगी, ये हाइब्रिड हुकूमत को अब खत्म होना चाहिए। हर जगह हाइब्रिड निजाम चल रहा है। मेरा मतलब है कि इनको पता नहीं होता, मुशीरों की फौज बनी हुई है, कोई चीज कहीं से है, ऑर्डिनेंस निकल आते हैं। अभी कल ही एक ऑर्डिनेंस पाकिस्तान आइलैंड अथॉरिटी बना दी है, यानी आइन की आर्टिकल 172 की खिलाफ वर्जी है, यानी प्रोविंशियल प्रॉपर्टीज को हड़पना शुरू कर दिया है। बलोचिस्तान और सिंध जो है, मतलब है अगर आपको इतने आइलैंड बनाने हैं तो आप इस्लामाबाद बना लें। मतलब है कि आप ये इनके काम देखें, कारनामे देखें, इनका एजेंडा देखें, और पाकिस्तान को कमजोर कर रहे हैं, पाकिस्तान को रुसवा कर रहे हैं इन अ कॉमिटी ऑफ नेशंस, और अजीब एक इल्यूजनरी वर्ल्ड में रह रहे हैं। आप जो मर्जी कहते रहे कि वो ये क्या कहते हैं, ख्वाजा आसिफ क्या कहता है, ख्वाजा आसिफ बाद में अपने बयान की वजाहत करता है, वो शायद इनको नजर नहीं आती। इट डजंट मैटर। You should focus on what you are doing. You should focus on your government. You should focus on your own performance. चले आपका पॉइंट आ गया। कमल साहब, एक चीज़ जो अब अगेन एट द एक्सपेंस ऑफ रीइटरेशन हमें नज़र आ रहा है, एक तो गद्दारी के फतवे लग रहे हैं, ये इंडिया बीच में जो है वो आ रहा है, और उसका ना कोई जो है वो जवाब बताया जा रहा है, ना कोई रीजनिंग दी जा रही है। जुबैर साहब अगेन रेज वेरी वैलिड पॉइंट्स, वो कुछ नहीं बीच में आ रहा। ये माजरत के साथ वैसे ही लगता है जैसे डिफिट वाला इशू था, या फॉर दैट मैटर जिस तरह जो है 35 पंक्चर था वगैरह वगैरह, वो उसकी आगे से कोई चीज़, या मेट्रो बस मुल्तान वाला था जिसमें हरजाना भी आया, हरजाने का नोटिस आया, आगे से कुछ नहीं हुआ। अब मुझे ये बताइए कि अभी जो ये कैप्टन सफदर पे जो ये गद्दारी का मुकदमा बनाया जा रहा है, ये तो लगता है कि आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है और कुछ नहीं है। अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो क्यों गद्दारी का मुकदमा उनके खिलाफ बनाया जा रहा है बगावत का माजरत के साथ? देखिए जी, पहले तो मैं इनके जो
जी, जो पिछली दोनों के आर्गुमेंट्स हैं मैं उसका जवाब दे दूँ। इस मुल्क में वैसे बाय द वे इनकी मोदी साहब की आमद भी हुई थी और उससे पहले सजन जंदाल की भी आमद हुई थी और बीबी मरियम साहिबा का ट्वीट मौजूद है कि हमारे उनसे पर्सनल दोस्ती हैं और ये वही लोग हैं जिनके अगर आप ट्विटर पे चले जाएं तो वो पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ बात करते हैं। जहाँ तक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की स्टेटमेंट्स की बात की, वो कोई ढकी छुपी नहीं है और ना हम उसको डिफेंड करते हैं इसलिए कि वो मुशर्रफ के दौर की बात है और वो डंके की चोट पे हम बात करते हैं कि जो पॉलिसी वो लेके चल रहा था, जिस तरीके से उसने ये पाकिस्तान को इस वॉर ऑन टेरर में घसीटा और उसका बेड़ा गर्क किया, वो बिल्कुल लाउड एंड क्लियर वो आज भी वो बात कहते हैं और हम उसके साथ स्टैंड करते हैं, बिल्कुल हम उससे भागते नहीं हैं। लेकिन आपने कहा कि जी, और जो हैदर जमान कुरैशी साहब, मैं समझती हूँ कि एक पढ़े लिखे समझदार आदमी है और उनकी भी सेकंड ईयर इनकी लीडरशिप है पीपल्स पार्टी की, इनको जेब नहीं देता इस किस्म के लो आर्ग्यूमेंट्स देने का। मुझे ज़रा मैं आपको याद करा दूँ, इनके जो चेयरमैन है उन्होंने सबसे पहले नारा लगाया था मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, वो नवाज शरीफ साहब थे। तो क्या उस वक्त आप एक गैर जिम्मेदाराना जो है वो सिर्फ स्टेटमेंट्स दिया करते थे और जो जरदारी साहब उस वक्त बयानात देते थे नवाज शरीफ साहब के बारे में कि ग्रेटर पंजाब बनाने जा रहे हैं, पाकिस्तान खप्पे का नारा उन्होंने लगाया क्योंकि उनका ख्याल था कि नवाज शरीफ और उनकी पार्टी पाकिस्तान को तोड़ना चाहती है। तो आप मुझे बता दें, क्या उस वक्त आप सिर्फ झूठ की सियासत कर रहे थे और आज भी आपकी सियासत झूठ की है? मुझे अब इसका जवाब दे दीजिए, जो बगावत का मुकदमा है। फोकस करें। नहीं, मुझे बात करने दें मारिया, मुझे बात पूरी करने दें। नहीं, मुझे अब आप देखें ना, दो लोगों से आप पूरी बात करती हैं, आप भी सवाल करती हैं, सारी अटैक जो है हुकूमत की तरफ है, तो डिफेंड जवाब तो मुझे देना है ना। दूसरी बात ये है, हंसने वाली बात नहीं है, नहीं, सवाल का बिल्कुल जवाब मिलेगा। जिस किस्म का घुमा घुमा के आप नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल नॉन सीरियस और एक तो पाकिस्तान में रहते हैं ना, आर्गुमेंट है जो आप लेकर चल रहे हैं। आज तक आपके बच्चे तो पाकिस्तान में रहते हैं, आज तक बाकी सबके बाहर रहते हैं। हैदर जमान कुरैशी साहब इतने लो मत हो जाएं कि आपकी जो बात है ना वो बिल्कुल बच्चे पाकिस्तान में रहते हैं, खुदा का नाम लोग की क्या बात है? आपने कहा इनके बच्चे बाहर रहते हैं हुक्मरानों के, आपके जो बच्चे आज भी दो बच्चे डूब के जो गंदे पानी में डूब के फौत हुए हैं उनकी जरा सुन। और हमने तो कभी नहीं कहा यहूदियों के साथ रिश्तेदारी थी तो यहूदी थे, हम तो ये बात नहीं करते। किसी से यारी हो या ना यारी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? कुरैशी साहब इजाजत दीजिए ना, कुरैशी साहब इजाजत दीजिए ना, इंटरप्ट मत कीजिए ताकि जवाब ले लें। जी जी जी, अगर निकाले गए किसी वजह से तो उनको कुरैशी साहब प्लीज एक सेकंड कमल साहब, बिल्कुल मेरे पास आखिरी 1 मिनट रह गया, अगर आप जवाब देना चाहिए। बगावत का मुकदमा जो बनाया गया है ये आर्म ट्विस्टिंग के लिए है, ये किस लिए बनाया गया है? देखिए जी, मुझे नहीं मालूम है कि बनाया गया या हकीकत है, क्योंकि उनकी स्टेटमेंट्स अगर वो स्टेट के खिलाफ बयान देंगे, अदलिया के खिलाफ बयान देंगे, इदारों के खिलाफ बयान देंगे तो आर्टिकल 6 का सीधा सीधा मुकदमा बनता है, जो उनके ससुर पे भी लगता है, उनकी बेगम साहिबा पे भी लगता है और उन पे भी लगता है। और स्टेट के इदारे जो हैं वो मेरे ख्याल में अब ना जस्टिस कयूम वाला सीन है यहाँ पे, ना मियाँ साहब के फोन जाते हैं, ना यहाँ पे सैफुर रहमान नैब में बैठे हुए। ठीक है जी, मुझे प्रोग्राम जो है वो क्लोज करना है। कमल साहब आपका बहुत शुक्रिया, हैदर जमान कुरैशी साहब आपका और जुबैर साहब आपका। बट ऑनेस्टली एंड सिंसियरली वी होप कि जो ये 90 की दिहाई की गंदी सियासत है, जिसमें इंडियन कार्ड, जिसमें बगावत का कार्ड, जिसमें ये जो गद्दारी का कार्ड है, ये हम खेलना बंद करेंगे और स्पेशली जो लसानियत आती जा रही है वो ना आए। विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।